हेलो स्टूडेंट्स, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इसमें 7वां पॉइंट जो है ड्राई कांटर, ये अपरदनात्मक स्थलाकृति जो है ये महत्वपूर्ण है। पत्थर कैसे बनती है देखिए, पथरीले मरुस्थल में सतह पर पड़े शिलाखंडों पर पवन से अपरदन द्वारा खरोंचे पड़ जाती हैं। जब रास्ते में रेगिस्तानी क्षेत्रों में कोई चट्टान है वो पड़ी हुई है रेगिस्तान में, तो उसके ऊपर जब हवा चलती है तो हवा के अंदर जो मिट्टी के कण वगैरह हैं उनके द्वारा उसके ऊपर खरोंचे पड़ जाती हैं अपरदन द्वारा, और जिस कारण शिलाखंड या पत्थर के टुकड़े पर तरह तरह की नक्काशी हो जाती है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन बन जाते हैं। यदि पवन कई दिशाओं से होकर चलती है तो इन शिलाखंडों की आकृति चतुष्फलक जैसी हो जाती है, जिसका एक भाग या एक फलक भूपृष्ठ पर होता है तथा शेष 3 फलक बाहर की ओर होते हैं। इस प्रकार बाहर की ओर निकले 3 फलक या पार्श्वों वाले टुकड़े को त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कांटर कहते हैं। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस प्रकार की चट्टान देखने को मिलती है। ये धरातल है और धरातल के ऊपर इस प्रकार से चट्टान आपको मिल जाएगी, जिसका कि देखिए ये एक किनारा यहाँ पर जमीन में टच हो रखा है और बाकी का यहाँ का अपरदन हो गया, इधर का अपरदन हो गया, और ये चट्टान ऐसे लगता है जैसे हवा में झूम रही है। और इसको त्रिकोणाकार, इसके 3 कोने जो हैं जमीन में हवा में लटक रहे हैं, तो इसको त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कांटर कहते हैं। तो ये जो इस प्रकार की आकृति है ये बाड़मेर जैसलमेर में आपको देखने को मिलती है कई जगह पर। इसको ड्राई कांटर और ड्राई कांटर चट्टान कहते हैं। इसके ऊपर जब हवा के द्वारा अलग अलग प्रकार की नक्काशी भी हो जाती है, डिजाइन बन जाते हैं, कहीं पर ऐसे लहर दिखाई दे रही है, कहीं कोई आकृति बन जाती है, बादलों की आकृति है, सांप की आकृति है, अलग अलग प्रकार की, क्योंकि इस पे खरोंचे पड़ के और डिजाइन बन जाते हैं, नेचुरल डिजाइन। उसके बाद में 8वां है जो जालीदार शिला या जालक। मरुस्थली भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी शिलाएं पड़ जाती हैं जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई होती है, तो पवन रेत के कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा शैल के कोमल भागों को अपरदित करके उड़ा ले जाती है, परंतु कठोर भाग यथास्थान स्थिर रहते हैं। इस प्रकार के अपरदन के कारण शैल भाग में जाली का निर्माण हो जाता है, जिसे जालीदार शैल कहते हैं। यानी कि ये जो इसके अंदर ये जो टुकड़ा है, इसके अंदर जो हवा चल रही है ऐसे, तो इसमें जब इसके नरम भाग है उसके अंदर से तो चट्टान की चूर्ण निकल जाता है, और कठोर भाग है उसका अपरदन नहीं हो पाता। तो क्या होता है, ये जो थोड़े थोड़े छेद से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से नरम भाग निकल गया और कठोर भाग, ये कठोर भाग है ये वाला, तो इसमें ये जाली नुमा आकृति बन जाती है, जिसको कि जालीदार शिला बोलते हैं। इसके बाद में पुल तथा खिड़की। एक लंबे समय तक अपरदन के कारण जालीदार शैल के यह छिद्र आर पार हो जाते हैं। अब ये जो जालीदार शैल है धीरे धीरे इसका अपरदन होता रहेगा और ये चट्टान के बीचों बीच आर पार छेद हो जाते हैं। शैल के इस आर पार छिद्र को पवन खिड़की कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आर पार दिखाई देने लग जाता है, इसलिए इसको पवन खिड़की कहा जाता है। इस खिड़की से होकर अब अपरदन द्वारा चट्टान का धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है,
परंतु ऊपरी भाग छत के रूप में विद्यमान रहता है। इसे पुल कहते हैं। इसके ऊपर जैसे ये मैं कहूं इस प्रकार से आकृति बन जाती है। ये आर पार दिखने वाला, ये इस प्रकार से ये खिड़की नुमा बन जाती है। इससे आर पार दिखाई देता है और ऊपर छत रहती है ये वाली, परंतु ऊपरी भाग छत के रूप में विद्यमान रहता है। इसको तो पुल कहेंगे। और ये नीचे से कई बार तो इतना बड़ा छेद हो जाता है आदमी भी आर पार चला जाता है। तो पुल और खिड़की, तो ये तो खिड़की हो गया। और ये जो ऊपर का भाग है ये वाला, ये पुल हो गया। अब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। अभी तक हमने अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां पढ़ी थी, अब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। वायु के निक्षेपणात्मक कार्य से निर्मित भू आकृतियों में बालू का स्तूप, लोयस तथा बरखान प्रमुख है। वैसे बरखान भी बालू का स्तूप का ही रूप है। सबसे पहले बालू का स्तूप। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में पर्याप्त अंतर मिलता है। जहाँ कहीं भी शुष्क रेत सुलभ होता है तथा पवन इतनी शक्तिशाली होती है कि उनको निक्षेपित करके स्तूपों का निर्माण कर सकें, वहाँ पर बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। आकार के आधार पर बालू का स्तूपों को निम्न रूप में विभाजित किया जाता है। पहला है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। जो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, यानी कि पवन की दिशा में जो स्तूप बन जाए उनको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स कहते हैं। पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। ये जब पवन इस दिशा में चल रही है तो क्या होगा, अब ये जो मिट्टी के कण हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर जमा होंगे। तो ये ढाल जो है ये मंद ढाल होता है। यहाँ पर ये मिट्टी के कण जमा हो गए तो ये मंद ढाल हो जाएगा। और जब ये इसके बाद में फिर ये इस प्रकार से थोड़ा तेज ढाल होगा। ये इस प्रकार की आकृति बन जाती है जिसको कि सीफ भी बोलते हैं। ये पवन की दिशा में होते हैं तो पवन मुखी ढाल तो मंद ढाल होगा और pवन विमुखी ढाल जो है ये वाला, ये तीव्र ढाल होगा। उसके बाद में दूसरे हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब बालू का स्तूपों का निर्माण प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर होता है, हवा तो यूं चल रही है और ऐसे लहरनुमा इस प्रकार से समकोण पर होता है। ये इस प्रकार की आकृति से इसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, क्योंकि पवन की दिशा यो है और ये इस प्रकार से ये जमाव हो जाता है लहरनुमा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप प्राय लहरदार होते हैं। इसके बाद में तीसरा जो है बरखान। ये बरखान भी एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का ही विशिष्ट रूप होता है। इसका आकार चापाकार या नवचंद्राकार होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से होता है। नवचंद्राकारी
आधा चंद्रमा जैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से होता है। बरखान मुख्य रूप से प्रचलित पवन के अनुप्रस्थ दिशा में, ये पवन की दिशा यूँ है, अनुप्रस्थ दिशा यानी कि समकोण पर निर्मित होते हैं। इनका पवनोन्मुखी ढाल उत्तर, ये पवनोन्मुखी ढाल जो है ये उत्तर ढाल है, ये देखिए कारो, तथा पवन विमुखी ढाल ये अवतल ढाल है ये वाला। इनके शिखर की ओर पूर्ण विकसित 2 सींग होते हैं, ये वाले, एक सींग ये हो गया और ये 2 सींग हो गए, जो कि पवन के चलने की दिशा से में निकले होते हैं, पवन जैसे चल रही है उसकी दिशा में निकले होते हैं। तो ये बालखान हो गया। इस प्रकार से ये डायग्राम मैंने बना दिया है। तो ये आकृति जो है बरखान की होगी। उसके बाद में लोयस, तो ये एक समतल मैदान होता है। पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के कण निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहा जाता है। जब पवन के साथ में मिट्टी के बारीक कण जो उड़ा के लेके आई है, वो जब पवन की गति धीमी हो जाती है, तो अब ये जो मिट्टी के कण है वो एक जगह पर जमा करने लग जाती है और इससे लोयस का निर्माण हो जाता है। लोयस का निर्माण उस समय होता है जबकि पवन के साथ मिली हुई धूल नीचे बैठकर एक स्थान पर बड़े पैमाने पर निक्षेपित हो जाती है और एक तरह से ये मैदानी भाग बन जाता है। इसको हम लोयस कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां करी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 के अंदर ये जो निक्षेपित या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हमने बताया। अब ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के एक क्वेश्चन तैयार होता है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।